नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं एक और खौफनाक कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आप सब वीडियो पूरा तो देखते हो, लेकिन बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की कहानी पर मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए अगर आपको डर अच्छा लगता है, तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब वक्त है उस कहानी का जिसकी शुरुआत तो कुएं से होती है, लेकिन खत्म कहां होगी ये कोई नहीं जानता। मेरा नाम रघु है। मैं एक कार ड्राइवर हूं। कई सालों से इस पेशे में हूं। न जाने कितनी गाड़ियां चलाई हैं, कितने रास्तों पर सफर किया है और कितने अजनबियों को मंजिल तक पहुंचाया है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन सड़क और सफर की जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। कभी एक सेठ के लिए गाड़ी चलाई, फिर किराए की गाड़ी से काम किया और फिर आखिरकार अपने दम पर एक गाड़ी खरीद ली। जिंदगी सधी सधी चल रही थी, लेकिन फिर आई वो एक रात, एक काली रात जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। 2 घूंट पानी, और वो पानी मेरी जिंदगी को ऐसा जख्म दे गया जो शायद मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। उस दिन भी मैं काम पर ही था। पूरा दिन निकल गया, लेकिन न जाने क्यों कोई भी सवारी नहीं मिली। बैठा बैठा थक सा गया था और मन भी कुछ उदास था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मेरी पत्नी का कॉल था। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, कस्टमर का इंतजार कर रहा हूं। खाना खाया? उसने फिर पूछा। नहीं, अभी नहीं खाया, मैंने जवाब दिया। फोन पर बात करते हुए मैंने पत्नी से पूछा, आरती क्या कर रही है? मेरी 15 साल की बेटी। उसने कहा, पढ़ाई कर रही है, कल टेस्ट है ना। मैं हल्के से मुस्कुराया, फिर पूछा, और पिताजी? उसने जवाब दिया, पिताजी कुलदेवी की पूजा कर रहे हैं, आज अमावस्या है ना। बस इतना सुनते ही एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। अरे हाँ, आज तो अमावस्या है, मैंने खुद से कहा। मेरी पत्नी ने धीमे से कहा, पिताजी पूछ रहे थे आप कब आओगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। मैंने जवाब दिया, थोड़ी देर और इंतजार करता हूं, अगर कोई सवारी नहीं आई तो लौट आता हूं घर। फोन कट गया, लेकिन अब माहौल बदलने लगा था। चारों ओर सन्नाटा धीरे धीरे घना होने लगा था। हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ आने वाला हो। और मैं नहीं जानता था कि वो रात सिर्फ अमावस्या नहीं थी, वो एक पुलावा थी, एक अज्ञात अंधेरे की दस्तक। मैं अभी फोन रख ही रहा था कि तभी ठक ठक कार का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं चौंक गया। सड़क एकदम सुनसान थी, लेकिन बाहर एक औरत खड़ी थी। धीरे से कार से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, बेहद सुंदर, शांत और अनजानी सी। मुझे लगा जैसे कुछ अजीब है, और फिर खुद से ही बड़बड़ाया, ये ठीक बात नहीं है, लड़की इस वक्त अकेली है, इस तरह मदद लेने में कोई बुराई नहीं, पर संभल कर रहना चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, कहां जाना है? वो धीमे से बोली, मुझे एयरपोर्ट जाना है, इस वक्त और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, क्या आप छोड़ देंगे? मैंने घड़ी की ओर देखा। रात 9:45 और एयरपोर्ट यहां से पूरे 30 किलोमीटर दूर। मन में झंझावात चलने लगा। घर देर से पहुंचूंगा, लेकिन आज सारा दिन कोई सवारी भी नहीं मिली। कमाई भी जरूरी है, पर घर भी, अमावस्या की रात है, कुलदेवी की पूजा। बहुत कुछ सोच रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, माफ कीजिए, आज नहीं हो पाएगा,
कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने नजरें झुका ली। थैंक यू, बस इतना कहा और फिर कार के उछल हिस्से में अकेली चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी हो गई और किसी टैक्सी का इंतजार करने लगी। कार के अंदर का सन्नाटा, अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। मैं उस औरत को सड़क पर अकेला छोड़कर कार में बैठ ही रहा था कि ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर देखा, शर्मा जी कॉलिंग। शर्मा जी, मेरे पुराने ग्राहक, जिनके पूरे परिवार को मैं कई बार स्टेशन से एयरपोर्ट, शादी, तीर्थ हर जगह ले जा चुका था। फोन उठाया और कहा, जी सर बताइए, आज कैसे याद किया? उधर से आवाज आई, लघु, मेरी बेटी लंदन से आ रही है, तुम्हें एयरपोर्ट जाकर उसे ले आना है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अभी अभी एक अजनबी लड़की को मना किया था, अब उसी जगह से किसी और लड़की को लाने जाना है, वो भी रात के इस वक्त। मन उलझ गया, जाऊं या ना जाऊं। घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, पिताजी पूजा कर रहे होंगे, अमावस्या की रात है, लेकिन शर्मा जी मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। एक बार उन्हें मना किया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे शीशे में नजर पड़ी, वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, सड़क के किनारे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, और उसकी नजरें जैसे अब भी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कार को धीरे से रोका, फिर खिड़की खोलकर कहा, चलिए, मैं एयरपोर्ट की ही तरफ जा रहा हूं, आपको भी छोड़ देता हूं। वो लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से मुस्कुराई और बोली, मुझे तो पहले से पता था आप मना नहीं करेंगे। मेरे होठों की मुस्कान अचानक ठिठक गई। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब, आपको कैसे पता? वो फिर मुस्कुराई जैसे कोई राज छिपा रही हो और बोली, अब इस वक्त मुझे कोई टैक्सी तो मिलने से रही और आप शहर के सबसे अच्छे आदमी लग रहे हैं, इसलिए सोचा आपसे कहूं। मैंने हल्का सा सिर झुकाया और बेमन की हंसी के साथ कहा, अच्छा चलिए। वो धीरे से आकर पिछली सीट पर बैठ गई। ना कोई शोर, ना कोई आहट, बस उसकी मौजूदगी ने कार के अंदर का तापमान थोड़ा ठंडा कर दिया। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार धीमे धीमे उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। लेकिन मेरे मन में अब भी वो एक बात गूंज रही थी, मुझे पहले से पता था। मैंने गाड़ी मोड़ दी उस सुनसान रास्ते की ओर जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता था। कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे अंधेरा मुझे निगलने को तैयार बैठा हो। हवा में हल्की ठंडक थी। मैंने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर दी और वाइपर चालू कर दिया। बारिश की बूंदें जैसे धीरे धीरे कहानी की शुरुआत कर रही थी। रास्ता बिल्कुल वीरान था, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, बस मैं, वो लड़की और वो सड़क। फिर मैंने बैक मिरर में देखा। वो लड़की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी और अपनी जुल्फें संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो इस रास्ते से पहले भी गुजर चुकी हो, या शायद यही उसका रास्ता हो। मैंने खुद से कहा, इतनी रात को एयरपोर्ट क्यों जा रही होगी? फिर सोचा, शायद विदेश जा रही हो, लेकिन फिर सामान तो कुछ भी नहीं है। मन उलझता जा रहा था, सवाल सवालों के पीछे भाग रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ, हम अब जंगल वाले रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़, काली परछाइयां और एक गहरा सन्नाटा। गाड़ी की लाइट्स में कभी कभी कोई आकृति, कोई परछाई सी हिलती दिखती, लेकिन पास जाने पर कुछ भी नहीं होता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसने लगे और तभी अचानक जैसे अंधेरे में से कुछ बाहर कूदा। धड़ाम! एक भारी आवाज के साथ कुछ मेरी कार से टकराया और अगले ही पल मेरा सिर स्टीयरिंग से जा टकराया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और माथे से गरम खून की धार बहने लगी। मैंने खुद को संभाला, सिर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और वहां जो देखा उसने मेरी
रीढ़ तक कंपा दी। वो लड़की बिल्कुल वैसी की वैसी बैठी थी, ना कोई खरोंच, ना कोई हलचल, ना कोई घबराहट। चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप ठीक है? वो बस धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो आवाज इंसान की नहीं थी। मैंने फिर सामने देखा। सड़क पर थोड़ी दूर एक नीलगाय लेटी हुई थी। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। बारिश अब तेज हो रही थी। हवा में धुआं घुल चुका था। मेरी कार का इंजन बुरी तरह फट चुका था। कूलिंग वाटर सड़क पर बह रहा था और इंजन से सफेद धुआं उठ रहा था। मैंने फिर नजर नीलगाय की तरफ घुमाई। वो अब भी लेटी थी, लेकिन तभी उसके शरीर में हरकत हुई। गुर्र। उसकी आंखें खुली, लाल, जलती हुई, मानो किसी पिशाच की हों। वो झटके से खड़ी हुई और जंगल की दूसरी तरफ कूद कर गायब हो गई। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहां फंस गया था मैं? एक ओर ये रहस्यमयी लड़की, दूसरी ओर ये मरा हुआ जानवर जिंदा हो गया, और अब कार भी 1 इंच आगे नहीं जाएगी। मैंने चारों ओर देखा। सिर्फ जंगल था, अंधेरा था और मैं था। मैं भागते हुए वापस कार में गया, फोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल किया जो एक गैराज चलाता है। भाई जल्दी आ जा यार, मैं एक जंगल वाले रास्ते में फंस गया हूं। कार का एक्सीडेंट हो गया है। उधर से उसकी आवाज आई, रघु मैं अभी बाहर हूं, सुबह तक ही आ पाऊंगा। दिल बैठ गया। मैंने कहा, तो क्या करूं? यहां अंधेरा है, कोई नहीं है और एक लड़की भी मेरे साथ है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम कर, गाड़ी के बाहर जाकर अच्छे से देख, शायद कुछ पानी डालने से इंजन एक बार के लिए स्टार्ट हो जाए। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। मैंने झुककर इंजन देखा। कूलिंग पानी सूख चुका था। कई पाइप्स उखड़े हुए थे और बोनट से धुआं उठ रहा था। फिर मैं पीछे गया, डिग्गी खोली। अंदर पड़ा था एक पुरानी तेल की बोतल, कुछ गंदे और पुराने कपड़े। मैंने सोचा इन्हें बिछाकर इनमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैं बोतल बाहर निकाली, बारिश बंद हो गई। धत तेरी की! मेरे मुंह से निकला, आसमान अब भी काला था, लेकिन बारिश जैसे मेरे ही मजाक उड़ाकर चली गई हो। मैं खड़ा हो गया, भीगा हुआ, घबराया हुआ और अकेला। मैंने एक बार फिर कार की तरफ देखा। वो लड़की अब भी वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। ना कोई सवाल, ना कोई घबराहट। जैसे उसे ना एयरपोर्ट की चिंता थी, ना उस एक्सीडेंट की। बस वो बैठी थी, मुझे देखती हुई, ठंडी गहरी आंखों से, जैसे कुछ जानती हो या शायद कुछ छिपा रही हो। माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं धीरे से उस लड़की के पास गया। अब उसकी मौजूदगी से डर महसूस होने लगा था। मैंने कहा, देखिए, कार अब और आगे नहीं जाएगी। मुझे कहीं से पानी का इंतजाम करना होगा ताकि इंजन स्टार्ट हो सके। अब यहीं बैठिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाए। ना कोई सवाल, ना कोई डर, जैसे उसे पता हो वो यहीं रहने वाली है। मैंने कार से दूर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पहला कदम जंगल की ओर रखा, दिल में अजीब सी झंझनाहट हुई। कुछ था, कुछ जो सांसों के साथ साथ डर को भी खींच रहा था। मैंने अनजाने डर से पीछे मुड़कर देखा और वो दृश्य मेरी आंखों में जैसे जम गया। वो लड़की वैसे ही बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थी, टिकी हुई, बिना पलक झपकाए, जैसे मेरी आत्मा तक झांक रही हो। उसकी नजरें सामान्य नहीं थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, पर बहुत कुछ दिखा रही थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, ना किसी सवारी के साथ, ना किसी रास्ते पर।
जैसे कोई मुझे जानता हो, मुझसे कुछ छीनना चाहता हो या शायद कहीं लौटने ना देना चाहता हो। मेरे हाथ में एक पुरानी तेल की खाली बोतल थी, जिसे लेकर मैं धीरे धीरे उस जंगल में घुस रहा था। रात घनी थी, इतनी कि अपना हाथ भी अगर दूर करो तो दिखे ना। चारों ओर एक सन्नाटा फैला हुआ था, या शायद डर छिपा बैठा था। तभी अचानक जानवरों की अजीब खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। कोई गुर्राहट, कोई घसीटने की फुसफुसाहट, और कुछ जैसे किसी को खा जाने की इच्छा। दिल धड़कने लगा तेज, मन में डर का सैलाब आ गया। लेकिन फिर खुद को समझाया, ये कोई छोटे मोटे जानवर होंगे, शेर थोड़ी ना होगा। मैं जोर से हंसने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो हंसी भी गले में अटक कर कांपने लगती है। मैं आगे बढ़ा और तभी एक आवाज आई, छप छप, जैसे कहीं पानी बह रहा हो। मैं चौंका, कानों को ध्यान से लगाया। हाँ, ये किसी बहते पानी की आवाज थी, या शायद कोई पुराना झरना या किसी गुफा के अंदर से आ रही धार। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, पर उस उजाले ने कुछ दिखाया नहीं, बल्कि अंधेरे को और गहरा कर दिया। काली रात, उस पर अमावस्या, चारों ओर अंधेरा, और अब तो लग रहा था जैसे ये जंगल भी मेरी सांसें गिन रहा हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक पुराना टूटा फूटा कुआं मेरी नजरों के सामने आया। सड़क से थोड़ी हटकर सूखे पेड़ों के बीच छिपा हुआ, बिल्कुल वीरान और रहस्यमयी। मैंने खुद से कहा, जंगल के बीच ये कुआं, क्या ये पहले से था या मैंने पहले कभी नहीं देखा? लेकिन डर के साथ एक उम्मीद भी थी, शायद यहीं से कार के लिए पानी मिल जाए। मैं दौड़ता हुआ कुएं के पास गया। चारों ओर घना सन्नाटा, और कुएं के अंदर से आ रही थी बहुत तेज पानी की आवाज। छप छप छप, जैसे नीचे कोई तेज धार बह रही हो। मैंने कुएं के मुंडेर पर झुककर अंदर झांका। कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जल्दी से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, लाइट कुएं के अंदर डाली। लेकिन अभी भी अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे अंधेरा ही इस कुएं की गहराई हो। लेकिन आवाज अब और तेज होने लगी थी, मानो कोई मुझे नीचे बुला रहा हो। छप छप, और फिर ऐसा लगा जैसे उस पानी में कोई चल रहा हो, कोई भारी चीज खिसक रही हो। मैंने एक पल को अपनी सांस रोक ली। क्या अंदर कोई है या ये सिर्फ मेरी सोच है? मेरे मन में डर था, बहुत था, लेकिन मैं जानता था अगर अब पानी नहीं मिला तो मैं उस जंगल में फंसा ही रह जाऊंगा। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी पास ही पड़ा मिला एक पुराना घिसा हुआ मिट्टी का बर्तन और एक गीली फटी हुई रस्सी। मैंने झट से बर्तन रस्सी से बांधा और उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर डालना शुरू किया। पर जैसे जैसे रस्सी नीचे जाती गई, वो खत्म ही नहीं हुई। ना बर्तन पानी को छू पा रहा था, ना रस्सी थम रही थी। कुएं से आती आवाजें अब धीरे धीरे बदलने लगी थीं। अब वो छप छप नहीं, बल्कि कुछ खींचे जाने की झड़ झड़ जैसी लग रही थी। और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे से पसीना बहने लगा, दिल जैसे रुकने ही वाला था। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, और जो देखा उसने मेरी सांसें जला दी। वो लड़की जिसे मैं कार में छोड़कर आया था, वो अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। खुले बिखरे बाल, पलकों से बहता पानी, चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखें जैसे किसी भूत की नहीं, किसी शिकार की हो। मेरे होठ कांप रहे थे और आवाज अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या क्या हुआ? वो लड़की धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, मुझे पानी मिल गया है, अब इस कुएं के पानी की कोई जरूरत नहीं। मैं चौंक गया, पानी? कहां से? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोली, एक गाड़ी वाला उधर से गुजर रहा था, उसी के पास से। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। इतनी रात जंगल में कौन गाड़ी लेकर आ सकता है, और बिना आवाज के? फिर भी मैं चुप रहा। वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे, डरते हुए। कुछ ही देर में हम वापस उसी सुनसान सड़क पर थे। मेरी नजर कार पर पड़ी। कार अब बिल्कुल ठीक थी, न पानी बह रहा था, न इंजन से धुआं निकल रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, यह ठीक कैसे हुई? वो फिर बोली,
उस गाड़ी वाले ने ठीक कर दी और पानी भी भर दिया। मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैंने मन ही मन कहा। मैं तेजी से कार के पास गया, दरवाजा खोला और चाबी घुमाई। गाड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, फिर बंद। मैंने धीरे से उस लड़की की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, वैसी की वैसी, ना हिली ना कुछ बोली, बस देखती रही, शांत गहरी नजरों से। उसने सिर्फ इशारा किया। मैंने फिर से चाबी घुमाई। घर। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बाहर आया, दरवाजा खोला और कहा, आइए कार में बैठिए, अब चलते हैं। हम कार में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। लेकिन गाड़ी अब गाड़ी नहीं रही थी। वो जैसे एक चलती हुई सजा बन चुकी थी। मन में डर था, गले में सूखा हुआ सच अटका था। मैंने डर को भगाने के लिए रेडियो ऑन किया, पेन ड्राइव लगाई और हनुमान चालीसा चला दी। मैंने सोचा, अगर ये कुछ है तो अब इसे असर जरूर होगा। लेकिन वो लड़की बस थोड़ी असहज हुई, फिर भी मुस्कुरा रही थी। अब डर और गहरा हो गया। मैंने बार बार बैक मिरर में देखा, वो वहीं बैठी थी, एकदम शांत, लेकिन उस शांति में एक तूफान छिपा था। कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए। दोनों कार से उतरे। उसने मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे लिए और जैसे ही जाने लगा, रघु, उसकी आवाज ने मेरी आत्मा तक को जमा दिया। मैं धीरे से पलटा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, रघु, आज तुम्हारी दशा बहुत खराब है। मैंने सोचा सच ही तो कह रही है। इतना महंगा एक्सीडेंट, जंगल की रात, वो कुआं। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, हां, शायद। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। तुम जिसे लेने आए हो वो एक चुड़ैल है। मेरे मुंह से निकला, क्या? आप क्या कह रही हैं? उसने गंभीरता से कहा, उसने तो तुम्हें जंगल में ही खत्म कर देना था, पर तुम बच गए। अब तुम्हारी गाड़ी में बैठेगी, लेकिन अगर जान बचानी है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना। मैं हक्का बक्का सा बोला, मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? वो बोली, सिर्फ सुनो और करो। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, उससे उसका एक बाल मांग लेना और उस बाल पर 3 गांठें बांध लेना। फिर वो बाल अपने पीछे के दांतों के बीच दबा लेना। अगर रास्ते में वो कुछ भी अजीब करे तो बस उस बाल को जोर से चबा देना, वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराया और फिर जोर से हंसा। मैंने कहा, देखिए, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब बातें कहानियों में ठीक लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। और ये कहते हुए मैं उसे वहीं छोड़कर पीछे मुड़ने लगा। लेकिन तभी उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम्हें विश्वास तब होगा जब तुम उसे देखोगे। उसके लंबे बाल, काले भारी झुमके और एक आंख जिसकी पुतली का रंग बाकी से अलग होगा। ये कहते ही मैंने रुककर वापस मुड़कर जवाब देना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना वो औरत, ना उसकी परछाई, ना कोई हलचल। जैसे कुछ पल पहले वहां कोई था ही नहीं। मैंने इधर उधर देखा। पूरे एयरपोर्ट की पार्किंग में सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ वो औरत गायब थी। लेकिन अब हवा कुछ कह रही थी। एक ठंडक सी उतर गई थी रीढ़ में और दिल के किसी कोने से एक फुसफुसाहट निकली। क्या ये सच था? मैं वो औरत कहाँ गई, ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी। हेलो रघु,
मैं पहुंच गई हूं। आप कहाँ हैं? वो वही लड़की थी जिसे मुझे एयरपोर्ट से उठाना था। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही है या वही जिसे उस औरत ने चुड़ैल कहा था? मैंने खुद को संभाला और बोला, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। फोन काटने से पहले उसने धीरे से एक और बात कही, आज की रात बहुत खास है रघु, मत लेट होना। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन काटा। गले में एक बोझ जैसा उतर आया और मैं धीरे धीरे एयरपोर्ट की लॉबी की ओर चल पड़ा। चारों ओर तेज रोशनी, लोगों की हलचल, घंटियों की आवाज, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धीमा हो गया था, जैसे सब कुछ धुंधला। सिर्फ एक चेहरा जिसे मुझे पहचानना था। लॉबी में और भी बहुत सारे लोग थे। एयरपोर्ट की लॉबी में भीड़ थी। हर चेहरा किसी का इंतजार कर रहा था। मैं भी इधर उधर नजरें घुमा रहा था। तभी पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज आई, रघु चले। मैं पलटा। एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उम्र रही होगी कोई 22-23 साल, लेकिन चेहरा जैसे मैंने उसे पहले देखा हो या उसके बारे में किसी ने बताया हो। उसके बाल लंबे और काले थे, कानों में बड़े काले झुमके झूल रहे थे और आंखों पर गहरा काला चश्मा था, जिसने उसकी आंखों की सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पसीना माथे पर जमा होने लगा और एक अजीब सी ठंडक मेरी रीढ़ में उतर गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? वो हल्की सी चौंकी, फिर जल्दी से बोली, पापा ने तुम्हारा डिटेल भेजा था, उसी से पहचान लिया। उसकी आवाज में जल्दबाजी भी थी और एक दबा दबा राज भी। फिर उसने कहा, अब ज्यादा सवाल मत करो, आज की रात बहुत खास है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी जंगल की उस लड़की की थी। मैं बस उसे देखता रह गया और सोचने लगा, क्या ये वही है या अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका रास्ता मैंने अनजाने में खुद खोल दिया है। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी वो लड़की तेज कदमों से चलती हुई सीधे मेरी कार के पास पहुंच गई। मैं असमंजस में था, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सही है, कौन मौत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो पीछे मुड़कर बोली, रघु, कार ओपन करो। मैंने दूर से ही रिमोट दबाकर दरवाजा खोला। वो मुस्कुराती हुई भीतर जा बैठी। मैं धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। तभी फिर उसकी वही ठंडी आवाज आई, चलो रघु, देर मत करो। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, पहले तुम मुझे अपने बालों में से एक बाल दो। वो चौंकी, क्या मजाक है ये? क्या तुम हर ग्राहक से ऐसे ही बातें करते हो? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और दोहराया, जब तक तुम बाल नहीं दोगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वो गुस्से में सीट पर खुद को पटकती है, कुछ पल चुप रहती है, फिर लंबी सांस लेकर अपने लंबे बालों में से एक बाल तोड़ती है और मेरी तरफ बढ़ाती है। ये लो। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और वो फिर मुस्कुरा देती है, एक अजीब ठंडी और खाली मुस्कान। मैंने बिना कुछ कहे वो बाल लिया, उस पर 3 गांठें बांधी और अपने पीछे वाले दांतों के बीच कसकर दबा लिया। अब मैं कार में बैठा, चाबी घुमाई। इंजन ने एक अजीब सी घर्राहट के साथ आवाज दी और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने ब्रेक छोड़ा और हम दोनों चल दिए, एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसे शायद अब तक सिर्फ मौत जानती है। गाड़ी अब अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क सुनसान थी, इतनी खामोश कि टायरों की आवाज भी डर लगने लगी थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला था। पेड़ ऐसे झुके हुए थे
जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों या रास्ता रोकना। कार की हेडलाइट जब पेड़ों पर पड़ती तो परछाइयां अजीब से आकार लेने लगती, कोई आदमी जैसा, कोई औरत जैसा, कोई ऐसा जिसे समझना भी मुश्किल था। मैंने रेडियो ऑफ कर दिया था। अब बस इंजन की घर्राहट और उस लड़की की सांसों की आवाज थी। वो अब भी चुप थी, शांत, एकटक खिड़की के बाहर देखती हुई। लेकिन माहौल बदल रहा था। हवा में नमी और गंध सी भरने लगी थी। गंध जैसे किसी पुराने कुएं से उठती हो या किसी सड़ी हुई चीज से। मैंने कार का शीशा चढ़ा दिया, लेकिन उस गंध ने जैसे कार के अंदर ही डेरा डाल लिया था। तभी कुछ देर चलने के बाद हम फिर उसी इलाके में पहुंचने लगे जहां मेरी कार का हादसा हुआ था। चारों ओर वही सन्नाटा, वही अंधेरा, वही पेड़ों की अजीब सरसराहट। तभी वो लड़की धीमी आवाज में बोली, रघु, कार रोको। मैं अपने ही ख्यालों में खोया था। उसकी बात शायद सुनी, शायद नहीं। तभी उसने जोर से चिल्लाया, रघु, कार रोको। मैंने थोड़ा घबराकर ब्रेक दबा दिए। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी, लेकिन उसी पल कानों में एक जानी पहचानी पर डरावनी आवाज गूंजी, रघु, जब तक मंजिल ना आए गाड़ी मत रोकना, भूल कर भी नहीं। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कार में हम दो ही थे। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने फिर से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी अब तेजी से उस अंधेरे को चीरने लगी। वो लड़की गुस्से से कांप उठी। मैंने कहा था, कार रोको, तुम सुनते क्यों नहीं? उसकी आंखों की चमक अब बदल गई थी। चेहरा गुस्से से लाल और होंठों के किनारे से झाग जैसा कुछ बहने लगा था। अब उसकी मुस्कान गायब थी। अब वहां एक भयानक वहशी चेहरा था। अब कार अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। चारों तरफ वही काला जंगल, उसी की तरह काली रात, और मैं। वो लड़की अब मेरी बगल में बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था, सुंदर, शांत। लेकिन अब वो शांति नहीं थी, बल्कि गुस्से की आग में सुलगता हुआ चेहरा था। उसकी नाक फड़क रही थी, भौहें तनी हुई और होठों के अंदर से उसके दांत रगड़ने की आवाज आ रही थी, कट कट कट, जैसे कोई अपने भीतर के जानवर को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक नजर उस पर डाली। वो मेरी ओर नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी जबड़े की हरकतें साफ बताती थीं कि अब कुछ भी हो सकता है। उसकी सांसें तेज थीं और मुंह से निकलती कट-कट की आवाज अब गूंजने लगी थी, कार की साउंड सिस्टम से भी ऊंची। मैंने अपनी सीट पर थोड़ा झुकते हुए उस बाल को जो दांतों के बीच था थोड़ा और कसकर दबा दिया। अब कार के अंदर सिर्फ दो ही चीजें थीं, एक डर और एक इंतजार। डर इस बात का कि अब क्या होगा, और इंतजार उस मंजिल का जहां से या तो मैं जिंदा लौटूंगा या हमेशा के लिए इस रास्ते का हिस्सा बन जाऊंगा। कुछ देर बाद वो लड़की फिर से शांत हो गई। चेहरा फिर वही मासूम सा, आवाज फिर से वही मीठी, लेकिन अब हर शब्द में एक साजिश सी छुपी थी। वो धीमे से बोली, रघु, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम अभी नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तभी मेरी आंखें चौंधिया गईं। सड़क के बीचों बीच मेरे पिताजी खड़े थे। वो रो रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे, जैसे मुझसे नहीं किसी और से जिंदगी की भीख मांग रहे हों।
मेरी सांसें थम गई। मैंने फौरन ब्रेक पर पैर बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी पल मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, रघु, ये छलावा है, गाड़ी मत रोकना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पसीने पसीने हो गया। किसकी बात मानूं? अपनी आंखों पर यकीन करूं या उस आवाज पर जो अब तक हर बार सही साबित हुई है? तभी मेरी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ी और मुझे उस लड़की की दूसरी आंख दिखी। उसकी पुतली का रंग बिल्कुल अलग था, सुनहरा, चमकदार और बेरहमी से ठंडी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने दांतों के बीच दबे बाल को कसकर भींचा और बिना एक पल की देरी किए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे सामने अब भी पिताजी खड़े थे, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। लेकिन जैसे ही कार उनके पास पहुंची, मैंने आंखें बंद कर लीं और गाड़ी सीधी उन पर चढ़ा दी। एक झटका, एक झंझनाहट, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई, कोई चीख नहीं आई। और जब मैंने दोबारा आंखें खोली, सड़क खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैरों से जमीन जैसे खिसक चुकी थी। मैंने किसी को कुचला था या नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन जो चेहरा मैंने देखा था वो मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी, वो चेहरा जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे पहली बार गाड़ी चलवाने के लिए सीट पर बिठाया। आज उसी चेहरे को मैं अपनी गाड़ी के बोनट के पार जाता हुआ देख रहा था। मेरे होंठ कांपने लगे, सांसें उलझ सी गईं और आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। मन ही मन मैं चीख रहा था, अगर यह सच था तो मैं अब जी नहीं सकता, और अगर यह छलावा था तो भी मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। पीछे सीट पर वो लड़की अब भी चुपचाप बैठी थी, शांत, मगर उसकी चुप्पी में एक अजीब सन्नाटा था, मानो किसी युद्ध के बाद की खामोशी। मैंने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस ली, लेकिन दिल अब भी उस पल में ही अटका था जहां एक बेटे को अपने बाप को कुचलते हुए गुजरना पड़ा। अब मैं समझ चुका था, वो जो कुछ भी दिखा रही थी वो सब एक मायाजाल था, एक धोखा, एक छलावा, एक ऐसा फंदा जो मेरे दिल के सबसे नर्म हिस्से को पकड़कर मुझे रोक देना चाहता था। मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाकर मुझे उसी में डुबो देना चाहती थी। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, रघु, संभल जा। तू जिस रास्ते पर है वह भावनाएं नहीं, हिम्मत काम आती है। अब मैं और ज्यादा सतर्क हो गया था। पीछे की सीट पर अब भी वो चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी चुप्पी अब और भी भारी लग रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, बहुत समझदार हो तुम रघु, लेकिन देखते हैं तुम कब तक समझदारी निभा पाते हो। उसकी आवाज में अब डराने वाला सुकून था, जैसे किसी शिकार से हार मानने से पहले एक शिकारी धीरे से मुस्कुरा रहा हो। मैं अब भी गाड़ी में था, सुनसान, तंग और पेड़ों से ढकी एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलता जा रहा था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि गाड़ी की हर आवाज किसी चिता की लकड़ी जैसी खड़क रही थी। आसमान काला था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और मेरे ठीक सामने से कभी कभी कोई परछाई सी लहराती निकल जाती थी, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई दिशा छोड़े। पीछे सीट पर वो अब भी चुप थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी खामोशी भी शोर करती थी। हर पल मेरे भीतर डर और उलझन की जंग चल रही थी। मैं उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाता जा रहा था। अब मन थक चुका था, शरीर सुन्न हो गया था और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही थी।
लेकिन फिर वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। सड़क के बीचों बीच मेरी 15 साल की बेटी आरती की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते मरते भी मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने ब्रेक दबाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि अंदर से सब कुछ टूट चुका था। और ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर मेरी पत्नी और उसके चारों ओर कुछ अजनबी भेड़ियों की तरह घिरे हुए। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आवाज जैसे मेरे सीने में ही दबकर रह जा रही थी। तभी पीछे से वो औरत, वही जिसे मैं लेकर जा रहा था, धीरे से फुसफुसाई, तो रघु, अपनी बेटी को यूं पड़ी देखकर भी नहीं रुकोगे? अपनी बीवी को यूं तड़पते हुए देखकर भी नहीं लड़ोगे? मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना आवाज के, जैसे आत्मा भी रो रही हो। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, रघु, ये छलावा है। अगर एक बार रुक गया तो कभी वापस नहीं जा पाएगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और बिना मुड़े, बिना कुछ बोले, बिना चीखे, बस चलता रहा। थोड़ी दूर निकलते ही पीछे मिरर में देखा तो वो मंजर धीरे धीरे धुंधला हो गया, फिर गायब, जैसे कभी था ही नहीं। अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही बात थी, गुस्सा। गुस्सा उस पर, उसके दिखाए हर छलावे पर, उस मानसिक यातना पर जो उसने मुझे दी। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, जैसे मेरा सब्र अब टूटने के कगार पर था। और कुछ ही देर में मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे छोड़ना था, उसकी मंजिल, कम से कम मेरे लिए। मैंने ब्रेक मारे, गाड़ी धीरे से रुकी। मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा, आपकी मंजिल आ गई है, अब उतरिए। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा, अब आपकी स्टॉप आ चुकी है, आपको यहीं उतरना होगा। तभी उसकी आवाज आई, धीमी मगर भीतर तक चीर देने वाली, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कहीं नहीं उतरूंगी। और तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत सकते हो रघु। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और फिर मेरे सामने वो हुआ जो अब तक सिर्फ डरावने सपनों में होता है। उसका चेहरा फैलने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फटने जैसी आवाज के साथ उसका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे उसमें कोई इंसान समा जाए। उसके होंठ चीरने लगे, दांत बाहर आ रहे थे, लंबे, पीले, सड़े हुए, और उसकी आंखों से अब लहू बहने लगा। वो अब कोई औरत नहीं रह गई थी, वो एक राक्षसी बन चुकी थी, एक प्रेत जो मुझे निगलना चाहती थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे। जैसे ही वो आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी, रघु, बाल को जला दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब समझ में आ चुका था, ये बाल ही उस आत्मा से मेरी आखिरी डोर थी और यही डोर उसे बांधे हुए थी। मैंने बिना वक्त गवाए गाड़ी का डैशबोर्ड खोला। सामने एक पुरानी डिब्बी में माचिस रखी थी। मैंने उसे झट से निकाला, दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो अब भी पीछे सीट पर थी, लेकिन अब वो घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब इंसान नहीं, एक जलती हुई रूह की छाया थी, जिसने मुझे मेरी बेटी की लाश दिखाई थी, मेरी पत्नी की अस्मिता से खिलवाड़ करवाया था, मेरे पिताजी की भीख दिखाकर मुझे तोड़ना चाहा था। अब मैं नहीं टूटा था, अब मैं लड़ रहा था। मैंने मुंह से वो बाल निकाला, उसे जमीन पर रखा और माचिस की तिल्ली जलाई। तिल्ली की लौ जैसे ही बाल को छूती है, गाड़ी के अंदर से एक झकझोर देने वाली चीख निकलती है, नहीं रघु, ये मत कर, मैं नहीं जा सकती, तू मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन अब मैं नहीं रुका। जैसे जैसे बाल जलता गया, वो सीट पर तड़पने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा, उसकी देह धुएं में बदलने लगी और फिर एक आखिरी चीख। फिर गाड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी थी। वो चली गई थी हमेशा के लिए। मैंने एक लंबी सांस ली,
आंखें बंद की और फिर चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। अब मुझे किसी मंजिल की तलाश नहीं थी, बस अपने परिवार तक लौटने की जल्दी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उस डरावनी रात को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर घर की तरफ चल पड़ा, अपने अपनों के पास। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था। बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्द से जल्द अपने परिवार को सही सलामत देख सकूं। जैसे ही घर पहुंचा, मैंने बिना समय गवाए डोरबेल बजाई बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या अब भी सब ठीक नहीं है? ये ख्याल अंदर तक झकझोर रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला और सामने मेरी पत्नी खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस जाकर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ रघु? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं बस रोता रहा, बिना शब्दों के, बस उसे पकड़कर। तभी मेरे पिता और मेरी बेटी आरती भी बाहर आ गए। उन्हें सही सलामत देखकर मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई और मैं दौड़कर उन्हें भी गले से लगा लिया। अब सब हैरान थे। उनके चेहरों पर सवाल थे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। जब थोड़ी देर बाद मैं शांत हुआ तो मैंने उन्हें वो सब बताया जो उस रात मेरे साथ बीता। वो औरत, वो छलावे, वो तिलिस्म और वो भयानक रास्ता। सब सुनकर एक पल को सन्नाटा छा गया। तभी मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, जो भी हुआ उससे बचना तेरे बस की बात नहीं थी। ये सब हमारी कुलदेवी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। वो ही तेरी रक्षक बनी और तुझे उस रूह के चंगुल से बचा लाई। हम सब ने वहीं घर के मंदिर में कुलदेवी को प्रणाम किया और मैंने कसम खाई कि अब चाहे जब और जहां जाऊं, सबसे पहले उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि वही मेरा असली रक्षा कवच है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, रघु की जुबानी। एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी मेरी रूह को कंपा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं रघु फिर लौटूंगा एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक याद रखना, हर सुनसान रास्ता, हर अकेली सवारी जरूरी नहीं कि इंसान ही हो।